नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, सीजी पीडीटीएम में यहाँ पर पेटेंट एग्जामिनर या ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि 20 सितंबर 2015 को हुआ था। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। और इसका जनरल अवेयरनेस का हम पेपर जो है डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, अगर जीके जीएस में आप महारत हासिल करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज हमारा फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेगी। 31 लेक्चर अब तक आ चुके हैं, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffair25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है उस पे जो है आपको निशान लगाना है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं है उसको जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर नॉट ए केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए दो तरह के यहाँ पर जो है चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और यहाँ पर आपको केमिकल चेंज। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा जल का भाप में बनना। तो जल का भाप में बनना ये आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस नहीं है। और देखिए, कागज़ का जलना, इसमें यानी कि रिवर्स जो है प्रोसेस नहीं होता है। क्या कागज़ जल जाती है तो फिर उसको हम जले हुए राख को यानी कि कागज़ बना सकते हैं? नहीं। भोजन पच जाती है तो क्या फिर उसको भोजन में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। कोयले जल जाते हैं तो क्या परिवर्तित फिर से कोयले में कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, वो केमिकल चेंज होते हैं। तो इसमें देखिए नहीं पूछा रहा है कि नॉट ए केमिकल चेंज। तो देखिए, जल का भाप में रूपांतरण, इसको जब भाप बन जाती है फिर से इसको जल बना सकते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर जो है बता सकते हैं। तो देखिए, केमिकल अब कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज। तो केमिकल कंपोजिशन उसमें चेंज नहीं होता है फिजिकल में। केमिकल में उसका जो है केमिकल कंपोजिशन जो है चेंज हो जाता है। देखिए, मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सिबल, जैसा कि मैंने बताया रिवर्सिबल होते हैं, इसमें इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल केमिकल चेंज में नहीं होते। देखिए, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें जो है नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो इसमें भी वही था। देखिए, जैसे आइस, वाटर, फिर स्टीम, फिर इसमें पेपर और आर्ट। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, जो लाइट एनर्जी होती है उसको अगर हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है सी होगा। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे जो है पौधे में होती है, जिसमें जो है क्लोरोफिल पाई जाती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसको सूर्य के प्रकाश में होता है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पेंसिल में जो है कार्बन के जो इलेक्ट्रोप्स हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट, यहाँ ग्रेफाइट होगा, इसको इंग्लिश वाला सही है। तो ग्रेफाइट जो है इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल में किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा, ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यहाँ पर टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, और विद्युत हीटर का जो है उसमें जो है नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, यानी कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, एक तो बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको जो दबाव मापने का यंत्र यानी कि मैनोमीटर इसका सही उत्तर होगा। यानी कि मैनोमीटर जो है यहाँ पर लिक्विड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। एम्पियर मीटर जो होता है यानी कि अमीटर होता है, वो करंट मेजर करने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, यानी कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए। और देखिए, यहाँ पर आपको
सैक्रीमीटर जो है, सैक्रीमीटर जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई शुगर सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसमें शुगर कितना प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए सैक्रीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि दबाव यानी कि मैनोमीटर इसका सही उत्तर होगा। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष जो है क्या है, तो यानी कि लाइट ईयर का है। तो दूरी मापने की जो है एक जो है बड़ी इकाई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष इसको लाइट ईयर बोलते हैं, यानी कि एक वर्ष में लाइट के द्वारा चली गई कुल दूरी। तो इसका जो है एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान रखिएगा 10⁻15 मीटर होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्या ये सबसे बड़ी इकाई? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की पारसेक। ध्यान रखिएगा पारसेक है, तो एक पारसेक में होता है 3.26 लाइट ईयर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3.26 लाइट ईयर को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर हो जाएगा। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और जो है लाइट ईयर है वो दूरी मापने की ही एक इकाई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम का माप है। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो है ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एंगस्ट्रम होता है वो वेवलेंथ मेजर करने के लिए होता है लाइट का। ध्यान रखिएगा अगर किसी लाइट का वेवलेंथ मेजर करना है तो एंगस्ट्रम का उपयोग किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम इस तरह से डिनोट करते हैं 10⁻−10 मीटर। ध्यान रखिएगा एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, और मैंने आंसर जो बताया है वेवलेंथ मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है लाइट का, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा की इकाई क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ करंट। तो करंट के लिए एम्पियर मीटर होता है, और रेसिस्टेंस के लिए ओम होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और वोल्ट मीटर का वोल्ट होता है। इसको जरूर ध्यान रखिए, यानी कि वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट होता है, और पावर मेजर करने के लिए वाट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि पावर की इकाई वाट है, यानी कि वोल्टेज का यहाँ पर वोल्ट है, करंट का एम्पियर है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस का ओम है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी आंसर जो है आपको ध्यान रखिएगा एक गलत है, तो इसको भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिएगा। आंसर इसमें से आंसर कोई भी सही ऑफिशियल आंसर की के अनुसार नहीं है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन 10 है कि टीवी के लिए एंटीना या केबल द्वारा उपयोग किया जाने वाला इनपुट जो है किस आवृत्ति का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। RF जो लिखा हुआ है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रखिएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। तो टीवी के लिए जो एंटीना केबल का उपयोग, यानी कि इनपुट यूज बाय द एंटीना या केबल टू टीवी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि RF का उपयोग किया जाता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक उच्च आवृत्ति बैंड है। तो देखिए जो यहाँ पर आवृत्ति है उसको अलग अलग जो है बैंड में जो है डिवाइड किया गया है। तो उच्च आवृत्ति जो बैंड है दोस्तों वो है 30 से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज तक। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक उसका होता है उच्च आवृत्ति बैंड। अब देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि क्या क्या होता है। तो देखिए लो फ्रीक्वेंसी अगर बैंड को तो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक होती है लो फ्रीक्वेंसी। देखिए ये है वेरी लो, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करिएगा। तो देखिए वेरी लो 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी होता है 30 किलो हर्ट्ज से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक। मीडियम फ्रीक्वेंसी होता है 300 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज तक। हाई फ्रीक्वेंसी होता है 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक। और देखिए वेरी हाई जो कि क्वेश्चन में था 30 मेगा हर्ट्ज से लेके 300 मेगा हर्ट्ज तक। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंटीबॉडी होती है उसके अणु की भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है। यानी कि अगर कोई एक एंटीबॉडी है उसके अणु के जो भारी श्रृंखला है और उसके हल्के श्रृंखला है एक दूसरे से किस तरह से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों वो जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड से। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है आपको ध्यान रखिएगा बी इसका सही उत्तर होगा। तो बी सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कौन सा उच्च आवृत्ति बैंड है। तो देखिए उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पूछा जा रहा है जो कि 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। देखिए उच्च आवृत्ति बैंड यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इसका करेक्ट उत्तर सुधार लीजिएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। डी इज़ द करेक्ट उत्तर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको
हाई फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी ही पूछा गया है, तो करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए यहाँ पर जो एक एंटीबॉडी अणु की भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है तो डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ी होती है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु किस श्रेणी में आती है, तो देखिए एयर जो है एक मिक्सचर होता है, तो वायु क्या है, मिश्रण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका कंपोजिशन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देखिए 78% इसमें नाइट्रोजन होता है, जो वायु होता है एयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 20.9% ऑक्सीजन होता है, और देखिए आर्गन का प्रतिशत पूछा जाता है तो 0.93% होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और अदर गैसेस जो है आपको ध्यान रखिएगा। तो ये कंपोजिशन जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का और आर्गन का जरूर ध्यान रखिएगा, और बाकी जो है आपको यानी कि कुल मिलाकर आपको सभी ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से कंपोजिशन एयर का होता है जो कि एक मिक्सचर है। अब देखिए शरीर की श्लेष्मा झिल्ली से जुड़े रहने वाले एंटीबॉडी के प्रकार है, तो देखिए श्लेष्मा झिल्ली जो होती है यानी कि आपको मुकस जो है मेम्ब्रेन होती है वो अटैच होती है, तो किस एंटीबॉडी से अटैच होती है, तो दोस्तों उसको IgA से बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर होगा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो देखिए जो पानी दिया हुआ है तो उसमें सबसे अच्छा जो यहाँ पर बिजली का चालक है यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो दोस्तों वो है सी वाटर, यानी कि समुद्र का पानी इसमें से सबसे, क्योंकि इसमें जो है नमक ज़्यादा है, तो दोस्तों जिसमें जो है साल्ट की कंटेंट जितने ज़्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतने ही जो है कंडक्ट होगी, तो इस तरह से समुद्र का पानी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारे निम्नलिखित में से किस गैस से भरे होते हैं, तो जो गुब्बारे होते हैं दोस्तों उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि हीलियम ही क्यों भरा जाता है, तो क्योंकि ये हल्की गैस है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की गैस अगर पूछा है तो हीलियम है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए गुब्बारे में इसको भरी जाती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो भूपटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो है धातु पूछी जा रही है, तो धातु कौन सी है, तो यहाँ पर अल्मुनियम इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अल्मुनियम जो है पृथ्वी जो है कि यहाँ पर भूपटल पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है जो कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और देखिए इसका सिंबल होता है Al और एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसको ध्यान रखिएगा 13 इसका। उसके देखिए अग्निशामक यंत्र निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करता है, तो जो यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है यानी कि अग्निशामक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में एक सामान्य तत्व होता है, तो देखिए अम्ल में अगर समान है तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। आप कोई भी अम्ल लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसके देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए H2SO4, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में क्या मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में मीथेन होता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लचीली धातु यानी कि मोस्ट मेलेबल जो मेटल्स हैं वो होते हैं सोना, तो इसको करेक्ट उत्तर होगा बी सोना, यानी कि औरम, इसको AU से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा औरम, और इसको गोल्ड बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सोना इसका सही होगा, जो कि सबसे आघातवर्ध इसको बोलते हैं, यानी कि सबसे लचीली धातु इसको बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसी अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड है, अधातु ध्यान रखना है, तो अधातु अगर पूछा है तो ब्रोमीन इसका सही उत्तर होगा, और यहाँ पर सिर्फ धातु अगर लिखा रहता तो यहाँ पर पारा हो जाता यानी कि मरकरी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है, तो ब्रोमीन है, और कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है लिक्विड है यानी कि तरल है, तो यहाँ पर पारा सही उत्तर होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो है हंसाने वाली गैस है, तो देखिए लाफिंग गैस जो होती है हंसाने वाली उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O इसको सिंबल है, ध्यान रखिएगा, ये होती है हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक सामग्री का उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में सुरक्षात्मक खिड़कियां बनाने के लिए किया जाता है। तो जो अंतरिक्ष अन्वेषण होता है उसमें सुरक्षात्मक खिड़कियां बनाने के लिए कौन सा इसमें उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसको किया जाता है डायमंड का, यानी कि हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लोहा निकेल क्रोमियम और आयरन होता है, यानी कि 4 चीज़ होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि आयरन हो जाती है, उसके बाद लास्ट में कार्बन भी होती है। तो ध्यान रखिएगा लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन होती है। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, लेकिन यहाँ पर मोस्ट सुटेबल डी इसका होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो इसमें से सभी को जो है मार्क्स मिले थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लोहा निकेल क्रोमियम और यहाँ पर कार्बन होता है, जो कि स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर जो है संयोजन होती है, यानी कि कंपोजिशंस होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध धातुओं में से एक अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो देखिए जो यानी कि लिस्टेड मेटल फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल। तो देखिए जो पारा होती है वो अमलगम बनाती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, यानी कि अमलगम अगर बनाना है तो एक जो है यहाँ पर आपको मेटल्स होगा, वो होगा पारा। तो ध्यान रखिएगा पारा होगा तभी जो है अमलगम बनती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित श्रेणियों में से किस में आता है? तो इसको ध्यान रखिएगा जो मिल्क होती है यानी कि दूध होती है वो दोस्तों पायस होती है, यानी कि इमल्सन होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, यानी कि दूध जो है किसका एग्जाम्पल है? तो इमल्सन का, यानी कि पायस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा रोग जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? यानी कि जो कॉलरा डिजीज़ है उसको हिंदी में हैजा रोग बोलते हैं। तो ये दोस्तों विब्रियो कॉलरा के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा जो विब्रियो कॉलरा है उसके जो है इन्फेक्शन से जो है यहाँ पर कॉलरा डिजीज़ होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक प्रकाश संश्लेषण का वर्णन करती है। तो देखिए बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। करेक्ट उत्तर इसका होगा ऊष्माशोषी, यानी कि इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन में हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसमें क्या होगी कि हीट रिलीज होगी और अदर जो है यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। लेकिन इंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो एनर्जी ऑब्जर्व किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे COO यानी कि क्विक लाइम को अगर पानी में डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है, CaOH का होल 2 प्लस हीट निकलती है लार्ज अमाउंट में। और यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल है कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पर सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन जो है टूट जाती है, इसको ध्यान रखा। लेकिन इसको सनलाइट देना पड़ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट है मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट, और इसमें जो है आपको प्रोडक्ट है मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए जो फिजिकल चेंज होते हैं और यहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फिजिकल चेंज है, इसमें क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर, यानी कि कपूर को जलाना। तो कपूर जब जलाएंगे तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपको यानी कि सॉलिड से गैस में बन जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो करेक्ट उत्तर होगा सी ऊर्ध्वपातन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सब्लिमेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।